नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार देख रहे हैं आप और मैं हूं देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, एक खबर आई है वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर, जिसके लिए जेपीसी बनी थी। इस बिल को सरकार ने संसद में इंट्रोड्यूस कराने के बाद हंगामे के चलते इसे 31 सदस्यीय जेपीसी को सौंप दिया था, जिसको अभी 2 दिन पहले अपनी रिपोर्ट देनी थी। लेकिन समिति ने रिपोर्ट तैयार न होने का बहाना बनाकर अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग सरकार से की, जिसे संसद ने मंजूर कर लिया। यानी आप ये मानकर चल सकते हैं कि जिस बिल के लिए सारे देश की निगाहें, सारे देश की टकटकी संसद की तरफ लगी थी, उस बिल को सरकार ने एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये देश के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही चिंतनीय बात है, बहुत ही दुख की बात है। वक्फ बोर्ड की जिस तरह से कारगुजारियाँ देश के सामने लगातार आ रही हैं, जिस तरह से इनसे देश का हर व्यक्ति, चाहे वो ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, हिंदू हो, अपनी ज़मीनों के लिए परेशान है, उसका इलाज करना संसद की जिम्मेदारी थी। उसी के लिए सरकार कानून लाई थी। लेकिन जब समय था इसके ऊपर चर्चा कराकर इसको पास कराने का, तब सरकार ने इसको जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ा दिया। ये हमारे जैसे लोगों के गले नहीं उतरता कि ऐसा सरकार ने क्यों किया। अब वक्फ एक्ट क्या है, जिसमें संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी? वक्फ एक्ट को सबसे पहले 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद के माध्यम से इसको एक्ट बनाया, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए एक बोर्ड की ज़रूरत है, इसलिए वक्फ बोर्ड बनाया जा रहा है। उसके बाद 1995 में पीवी नरसिंह राव की सरकार में इस एक्ट में संशोधन करके इसे और पुष्ट किया गया और मुसलमानों के और भी अनुकूल बनाया गया। यहाँ तक तो ठीक था। फिर उसके बाद 2013 में इस बोर्ड को सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने असीमित शक्तियाँ दी। ऐसी शक्तियाँ दी कि ये जिस संपत्ति को चाहे अपनी घोषित कर सकता था। इसके लिए इसको कागज़ वगैरह दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरा, जो पीड़ित व्यक्ति था, जिसकी संपत्ति पर ये लोग अपना दावा ठोकते थे या ठोकते हैं, उस व्यक्ति को किसी कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं था, उसको दिया ही नहीं गया। ऐसा संशोधन इन्होंने किया। इन्होंने उसके न्याय के लिए एक ट्रिब्यूनल की स्थापना करने का नियम बनाया। वो ट्रिब्यूनल क्या है? उसके अंदर सारे सदस्य मुसलमान हैं और उसका फैसला अंतिम फैसला माना जाता है। यानी जिस ज़मीन को, जिसको इन्होंने अपना बता दिया, तो समझ लीजिए वो इनकी हो गई। इन्होंने उसको अपने यहाँ दर्ज कर लिया, अपने खातों में दर्ज कर लिया, तो फिर वो ज़मीन इनकी हो गई। क्या इस तरीके का कानून किसी संवैधानिक देश में हो सकता था? जगह जगह से इनकी कारगुजारियों की जब शिकायतें आनी शुरू हुई, पता लगा कि 900, 1,000 साल पुराने गांव और मंदिरों को इन्होंने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। कर्नाटक में कितने किसानों की ज़मीनों को इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। केरल में क्रिश्चियन सड़कों पर हैं क्योंकि उनकी बहुत ज़मीनें हैं, उनके चर्च पर इन्होंने अपना दावा ठोक दिया है। लखनऊ में, दिल्ली में, दुनिया भर में इनके दावे की एक तरह से देखा जाए तो बाढ़ आ गई। उसका नतीजा ये हुआ कि आज इस वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ के करीब ज़मीन है। 9.5 लाख एकड़ का मतलब है कि भारतीय रेल
और कैथोलिक चर्च के बाद ये सबसे बड़ी ज़मीन का मालिक आज की डेट में वक्फ बोर्ड है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस किसी ज़मीन का इनके पास ना कोई कागज़ होता है, ना ही इनके पास कोई रिकॉर्ड होता है, उसको भी ये अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर देते हैं। ऐसे कानून में बदलाव के लिए देश के हर कोने से मांग उठी। उसी को एड्रेस करने के लिए मोदी सरकार ने 2 साल पहले इस पर एक चर्चा छेड़ी। बहुत लोगों के सुझाव आए, बहुत लोगों ने सुझाव दिए। उसके बाद सरकार ने तय किया कि हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे। उस अमेंडमेंट करने के लिए संसद में ड्राफ्ट पेश किया गया। उस ड्राफ्ट का विरोध हुआ। विरोध होने के बाद उसको जेपीसी को भेजा गया, जैसा मैंने शुरू में बताया। अब जेपीसी में जाने के बाद इस बिल का क्या हुआ? दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कांग्रेस ने अमेंडमेंट किए, उन्होंने सीधा संसद में बिल पेश किया, बिल का ड्राफ्ट पेश किया और उसे पास कराया। दूसरी तरफ इस बार 2024 में मोदी जी ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया बड़े तामझाम ढोल बाजे के साथ। उसका नतीजा ये हुआ कि देश भर में इसके खिलाफ विरोध करने वालों की बाढ़ आ गई और जो लोग पीड़ित हैं उन लोगों के इंटरेस्ट कहीं पीछे छूट गए। आप ये देखिए कि 2013 में जिस समय इस वक्फ एक्ट के संशोधन के माध्यम से इसे असीमित शक्तियाँ दी गई, उस समय भारतीय जनता पार्टी के भी संसद में 116 सदस्य थे। उसके बावजूद कांग्रेस ने ना इसे किसी जेपीसी को भेजा, ना ही इसका ढोल पीटा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो काम संसद में सीधे सादे ढंग से हो सकता था, उसे इतना ज़्यादा चमक धमक में क्यों डाला गया? एक तो 2014 के बाद देश में एक माहौल ऐसा बना दिया गया है कि मोदी जो कुछ भी करेंगे वो गलत करेंगे। मुसलमानों के लिए दुनिया भर की स्कीमें चलाने के बावजूद, दुनिया भर का अपीजमेंट करने के बावजूद भी, सबका विश्वास जीतने के नारे के बावजूद भी मुसलमान मोदी जी पर विश्वास करने के लिए क्यों तैयार नहीं है, ये बात मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि सीधा बिल आता, क्योंकि भाई इसके प्रावधान बहुत ही गैर संवैधानिक हैं। ऐसे प्रावधान दुनिया के किसी देश में आपको नहीं मिलेंगे। उसके अमेंडमेंट के लिए चर्चा होनी चाहिए थी संसद में, और यदि चर्चा होती तो ठीक था, नहीं होती तो जैसे और इतने बिल पास किए गए हैं उसी तरह ये बिल भी पास करा लिया जाता, ताकि इनकी बोर्ड की शैतानियों से देश के नागरिकों को सुरक्षा मिलती, उनकी संपत्तियों का बचाव होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरी तरफ आप देखिए कि काम कैसे किया जाता है। यदि काम करने की नीयत हो तो काम कैसे होता है। वक्फ बोर्ड की सबसे ज़्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ भी यही शैतानियाँ चल रही थी। ये किसी भी कॉलेज को अपना बता दे रहे थे, किसी की भी ज़मीन को अपना बता दे रहे थे, गांव के गांव को अपना बता दे रहे थे। तब ये शिकायतें जब योगी जी के संज्ञान में आईं तो उन्होंने एक आदेश दिया। उन्होंने कहा कि 1952 तक की जो संपत्तियां वक्फ में दर्ज हैं वही संपत्तियां वक्फ की मानी जाएंगी। उसके बाद की किसी संपत्ति पर वक्फ के दावे को सरकार स्वीकार नहीं करेगी। यानी यदि आप इससे सहमत नहीं हैं तो आप जाइए अदालत, आप जाइए कोर्ट, लड़िए मुकदमा, वहाँ पेश कीजिए सबूत। उसके बाद अगर अदालतों को आप संतुष्ट कर लेते हैं तब उस ज़मीन के आप मालिक बन पाएंगे, वैसे नहीं। तो इतना बड़ा आदेश निकाल दिया योगी जी ने। उसके बावजूद ना तो कहीं कोई दंगा हुआ, ना ही कहीं कोई सड़कों पर उतरा, ना ही इसका कोई विरोध हुआ। और आज स्थिति यह है
कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों की इन दमनकारी वक्फ बोर्ड के कारगुजारियों से एक तरह से निजात मिल गई। तो यही काम मोदी जी भी कर सकते थे, लेकिन यदि किसी चीज़ को तमाशा बना दिया जाए तो फिर वो काम नहीं रह जाता है, फिर वो एक तरह का एक उत्सव सा बन जाता है। अब वो उत्सव अच्छा हो ये हो, लेकिन बन तो गया ही है। अच्छा, मोदी जी के बारे में इनके विरोधी जानते हैं कि मोदी जी भीड़ तंत्र से बहुत घबराते हैं। ये बात उन्होंने शाहीन बाग के समय देखी है, ये बात उन्होंने किसान आंदोलन के समय देखी है, ये बात उन्होंने पश्चिम बंगाल की हिंसा के बारे में देखी है। इसलिए वो अच्छी तरह आश्वस्त हैं और थे कि भीड़ का यदि दबाव बनाया जाएगा तो मोदी जी उसे झेल नहीं पाएंगे। इसीलिए इन्होंने दिल्ली और देश के दूसरे बड़े शहरों में बड़े बड़े जलसे करने शुरू किए। जलसों में इन्होंने जो है इस वक्फ बोर्ड के समर्थन में नारे लगाने शुरू किए और धमकियां देनी शुरू की कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे। उसी का नतीजा है कि आज ये बिल ठंडे बस्ते में चला गया है और इसका जेपीसी का कार्यकाल भी जो बढ़ाया गया है वो बजट सत्र के, यानी जो फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा उसके अंतिम दिन तक के लिए बढ़ाया गया है। यानी ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि ये बजट सत्र में भी पेश ना हो पाए, तब ये जाएगा मानसून सत्र में जो जुलाई से शुरू होता है। अब पेश होगा नहीं होगा इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब एक बार इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे इनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी कि अब लंबे समय के लिए ये बिल समझ लीजिए ठंडे बस्ते में जा चुका है। अभी जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बिल के पास होने के बाद यूसीसी पर बात होगी, तो वो थोड़ा सा संयम रखें और ऐसी उम्मीदें ज़्यादा ना पालें, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से काम करती है। उसको नागरिकों की परेशानियों या उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो कुछ मुद्दे राजनीति के अंदर अटकाए जाते हैं तो कुछ लटकाए जाते हैं। ये आम जनता के समझ से बाहर की चीज़ है राजनीति। इसलिए अभी हम तेल देखेंगे और तेल की धार देखेंगे, इसके अलावा हमारे पास कुछ है भी नहीं कि जो हम कर सकें। इसलिए जो होगा अच्छा होगा ऐसा मानकर हम चलते हैं। बाकी समय बलवान है, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।